जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12। और आप सब बहुत कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आप सबके लिए हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और ये क्रैश कोर्स का दूसरा सेट है। और इसमें जो है प्यारे बच्चों आपको MVVI सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएगा तो आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स का, तो जाके पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो उम्मीद मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में 90 तो छोड़िए 95% आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ MVVI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर की बात करेंगे, बाकी कोई प्रश्न की बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा सेट 3 देखने के लिए। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर आप दे दिया गया है। अब चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ समझाना है आपको, जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात है ये प्यारे बच्चों कि अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं, तो पहले सेट 1 देख लीजिए, ठीक है। या तो आप सेट 2 देख लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सेट 1 देख लीजिएगा। और दूसरा ये पॉइंट है प्यारे बच्चों कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, या तो आप मोबाइल पे पढ़ते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। क्या होगा, बाद में आपको रिवाइज करने में मजा आएगा। क्या आएगा, रिवाइज करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो प्लीज आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने या कॉपी में लिखने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, आप सब तैयार है? यस या नो आप सर फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे तैयार है वो अपने दोस्त भाई बहन जहां भी हो शेयर कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि अकबरनामा क्या है। अकबरनामा क्या है प्यारे बच्चों, तो उत्तर में आप कहिएगा कि अकबरनामा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। जैसे बाबरनामा आपने सुना है, हुमायूंनामा सुना होगा। देखिए जैसे अकबरनामा है उसी तरह से बाबरनामा भी है, हुमायूंनामा है। तो इसमें किसके बारे में होगा, अकबर के बारे में पूछ रहा है तो अकबरनामा का होगा, बाबर के बारे में है तो बाबरनामा होगा, हुमायूं के बारे में तो हुमायूंनामा होगा। तो इनमें क्या होता है, इनके बारे में ही क्या होता है, कहानी वगैरह लिखा रहता है कि इनका जब जन्म कैसे हुआ, इन्होंने शासन कैसे किया, किस तरह से तपस्या करके, किस तरह से लड़ाई वगैरह करके किए हैं। तो वो सब क्या होता है, ये इसमें अकबर की कहानी के बारे में पता चलता है। जिसकी रचना कवि अब्दुल फजल ने किया है, मतलब कि इसके जो राइटर है वो कौन है, अब्दुल फजल जी है। क्यों? क्योंकि अकबर जो है स्वयं एक पढ़ा लिखा शासक नहीं था। क्या था, पढ़ा लिखा शासक नहीं था, जिसके कारण क्या किया, उन्होंने अकबर को बताया कि आप हमारे बारे में ये फलना चिन्ह लिखे, तो वो लिखे थे कौन, अब्दुल फजल। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से अकबर के जन्म से पहले और अकबर के शासन काल तक का पता चलता है। मतलब कि अकबर का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी, और जब अकबर शासन में बैठे, जैसे आपको पता है 1556 में बैठे हुए थे, उससे पता चलता है। इसके तीसरे खंड को आईन ए अकबरी कहते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए कितने बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो बहुत बच्चे, जितने बच्चे अगर बता रहे हैं कि अब्दुल फजल, उन सबका सही है। इसके तीसरे भाग को क्या कहते हैं, आईन ए अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरे खंड को हम क्या कहते हैं, आईन ए अकबरी कहते हैं। यही आपसे पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है प्यारे बच्चों, ये भी आपके प्रश्न भी आए हैं, बहुत बार पूछा गया है, राइट। तो उत्तर में आपको लिखना है कि गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपने विजय या अन्य उपलब्धियों के अवसर पर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवाया करते थे। जैसे आप देखते हैं किसी घर में लड़का हो जाता है या कोई बड़ा सा त्योहार रहता है, तो क्या करते हैं, बड़ा डीजे डीजे बजाता है। शादी में रहता है तो डीजे वगैरह खूब बजाता है, क्या बजाता है ना। तो उसी तरह से जो है प्यारे बच्चों, विजयनगर के जो शासक थे, कहीं से विजय वगैरह होकर आते थे या कुछ अन्य उपलब्धि या कोई मंदिर वगैरह के निर्माण होते थे, तो उसमें क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे, ताकि अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार को ऊंचा ऊंचा बनाया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। और ये मंदिर के प्रवेश द्वार जो है, जिसे हम गोपुरम कहते हैं, ये एक बड़ा बड़ा था, एकदम ऊंचा ऊंचा कह सकते हैं, बहुत ये विशाल था, जिसमें महलों के महल, जैसे गाड़ी नहीं हो जाता ज्यादा चला जाता है, वो था, ऐसा बनाया जाता था।
क्यों? क्योंकि अपनी ताकत को दिखाना चाहता है कि हमसे शक्तिशाली नहीं है, हमसे अमीर कोई है ही नहीं, ये दिखाना चाहते थे कौन? विजयनगर के शासक। ये भी प्रश्न समझ में आ गया? समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए अब वीडियो में ही आपको हम समझा दे रहे हैं और आपको जो स्क्रीनशॉट खिंचवा रहे हैं, काहे खिंचवा रहे हैं? ताकि आप वो भी में नोट कर लीजिए। फटाक दे और खींच लिए, बहुत अच्छी बात है। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? गजब। अब देखिए आपके सामने 3 नंबर में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। वीवीआई है, क्या है? वीवीआई है या एमवीवीआई कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। पता है ना आपको? किसका ज्ञान नहीं है प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करिए तो। लिपि का ज्ञान नहीं था, जिसे वे चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे। जैसे आप कहते हैं बच्चा सब को पता रहता है कि क है, क्या है? क है, नहीं ना पता रहता है। उसको समझाते कि गोल गोल अंडा, सिपाही के डंडा, बाबा जी की निंगड़ी और ऊपर से एगो डंडा, ठीक है। इस तरह से हम समझाते तो क्या करता है? बच्चा समझ जाता है, ठीक है। तो उन्हीं द्वारा जो चित्रों और चिन्हों द्वारा क्या करते थे? समझते थे। राइट? किसके? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये क्या था? फील करने वाली थी कि हम समझ पा रहे कि नहीं करे, वो लिपि थी। कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की। इनके लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। कितने थे? 64 मूल चिन्ह थे और 400 कुल वर्णों की संख्या है तथा इसके लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अभी तक विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने में क्या है? असमर्थ रहे। इसकी लिपि जो थे कैसे लिखी जाती थी? दाएं साइड से। ये आपका दायां साइड हो गया और ये आपका बायां साइड हो गया। जैसे मेरा नाम है कुंदन। क्या नाम है? कुंदन, आपको पता है। तो जैसे हम लिखते हैं ऐसे लिखते थे। कैसे? ऐसे। ऐसे लिखते थे ताकि उसको ये हो आपको दाएं से लेके बाएं। और अभी जो आप लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? दाएं से, सॉरी, बाएं से लेके दाएं की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड तक जाते हैं। राइट? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ से सबसे बड़ा प्रश्न एक ही बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब्जेक्टिव में जरूर आप लिख के आइएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। देखिए स्क्रीनशॉट लेने में कोई कमी मत कीजिए। प्रैक्टिस करना है, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, तो जरूर आप इसे पढ़िए अच्छे से। ठीक है। कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो आप बताइएगा सर भाव चित्रात्मक थी। कैसे थी? भाव चित्रात्मक थी। ये कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से लेके बाएं। दो ही पॉइंट आपके मूल्य है, बाकी सभी के सभी व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। और ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए तो, किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने 4 नंबर में क्या कह रहा है कि आइन ए अकबरी क्या है? आइन ए अकबरी क्या है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न कहिए अनगिनत बार पूछा गया है। क्या है? अनगिनत बार पूछा गया। और ये प्रश्न आपके लिए एमवीवीआई है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमवीवीआई। क्यों? क्योंकि ये आएगा जरूर। उत्तर में आपको लिखना है कि आइन ए अकबरी, जिसका अर्थ होता है अकबर का कानून। अभी हम जस्ट बताए थे कि अकबर का क्या है? ये तीसरा खंड है। क्या है? तीसरा खंड है, जिसमें क्या करते हैं? अकबर के जन्म से पूर्व और शासन करने तक के पता चलता है। तो इसमें कानून के बारे में भी पता होगा। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? यह अकबरनामा का किस कैसा भाग है? तो तीसरा भाग है। इसकी रचना अब्दुल फजल ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? अब्दुल फजल ने फारसी भाषा में किया है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि अब्दुल फजल ने आइन अकबरी की जो रचना है वो किस भाषा में किए हैं? तो वो किए हैं फारसी भाषा में। किस भाषा में किए प्यारे बच्चों? फारसी भाषा में किए हैं। इस अकबर कालीन इतिहास की आत्मा कहते हैं। इसमें जो कहा गया है आइन अकबरी को अकबर कालीन की आत्मा कहा जाता है। सब जैसे आप देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम क्या कहते हैं? ये आप प्रस्तावना कहा जाता है। उसी तरह से जो है अकबर कालीन इतिहास में से क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ठीक है। इसके 5 भाग है। इससे टोटल कितने 5 है? 5 भाग है। प्रथम भागों में शाही घराने के विभिन्न विभागों का वर्णन है। शाही घराने मतलब बड़े बड़े घरानों के बारे में व्यवस्था है। दूसरे विभाग में सैन्य व्यवस्था का वर्णन है। तीसरे भाग में कृषि तथा भू राजस्व का, तथा चौथे भाग में हिंदू पर्व के त्योहार, ग्रह, नक्षत्र, तथा 5वें विभाग में अकबर के सुक्ति व अब्दुल फजल की जीवन चरित्र है। मतलब कि अब्दुल फजल जो लिखे हैं, इनके राइटर है, उन्होंने क्या क्या है अपने 5वें भाग में वो अपने बारे में भी लिख दिए हैं। क्या हम ऐसे ऐसे हैं और नहीं होता है कि कोई इसका साथी मिल जाता है, उसी तरह से उन्होंने क्या क्या 5वें भाग में अपने बारे में भी थोड़ा मोड़ा लिख डाला। ठीक है। और चौथे भाग में जो है प्यारे बच्चों क्या है? हिंदुओं के पर्व, जैसे हिंदू पर्व में जैसे छठ पूजा, दीपावली, दीपावली, अलग अलग प्रकार के जो त्योहार आते हैं वो। और तीसरे भाग में जो है प्यारे बच्चों भूमि या भू राजस्व, टैक्स वगैरह जो होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये आप याद रखिएगा।
चलिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बन सकता है प्रश्न, ये बात करते हैं। क्या ये क्या बन सकता है प्रश्न, ये भी जरूरी है, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है प्यारे बच्चों कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अब्दुल फजल है। कौन है प्यारे बच्चों, अब्दुल फजल। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, फटाफट कमेंट करते हुए चलेगा। इसकी इसकी जो भाषा क्या थी, फारसी भाषा थी प्यारे बच्चों, क्या थी, फारसी भाषा में इसको अनुवाद कराया गया था। बस आपको दो ही इंपॉर्टेंट रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस दो में से आपको एक नंबर आने का चांस है, ठीक है। और ये तीसरा भाग है, जरूर याद रखिएगा, ये अकबर नामक के कौन सा भाग है, तीसरा भाग है, ठीक है। चलिए ये तो कहिए अनगिनत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो अकबर के नौरत्न, देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न जो है ना अकबर के बारे में खैर पूछेगा तो पूछेगा। अकबर के नौरत्न का नाम लिखे, एमबीवीआई प्रश्न है प्यारे, क्या है, एमबीवीआई है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर में बताना है कि अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि अकबर जो है, अकबर वो अकबर के नौरत्न है, जिसमें जो है अकबर जो पढ़ा लिखा नहीं था। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक आपने सुना होगा, जो कि एक पढ़े लिखे शासक थे। क्या थे, पढ़े लिखे शासक थे। फिर भी वो कुछ कर पाए, नहीं कर पाए, उसको बेवकूफ पागल जो भी कहिए वो कहा जाता है। लेकिन अकबर जो है प्यारे बच्चों, ये जो आप अकबर देख रहे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं था। क्या था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे क्या कहा जाता है, कला, आर्ट एवं क्या था, साहित्य का एक महान संरक्षक था। अकबर के दरबार में विभिन्न विधायकों से विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न इस प्रकार है, मतलब कि उसके जो दरबार में थे बहुत बड़े विद्वान लोग सब रहते थे और उनको अच्छे खासे सुविधा भी देते थे। कौन, अकबर। जैसे इसके जो प्रथम देखिए, आप बोर्ड एग्जाम में एक दो नहीं लिखेगा प्यारे बच्चों, एक दो लिखेगा तो गलत कर देगा, थोड़ा सा नंबर कम देता है। लेकिन इस तरह से जो दीजिए ना, रोमन अक्षर में दीजिएगा, तो वो आपको अच्छा खासा नंबर देने की चांस करेगा। जैसे आप एक दे दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, दो दे दीजिएगा, ऐसे दे दीजिए। ये कॉमा भी देना बहुत बेकार बात है, हम कॉमा दिया गया है, ये तो लैपटॉप की गलती है, बट अगर आप दीजिएगा तो ऐसे दीजिएगा प्यारे बच्चों, दो फिर तीन, ऐसे दीजिएगा ना तो आपको अच्छा खासा नंबर मानेगा, राइट, अच्छा खासा देगा नंबर। तो प्लीज आप ऐसे करिएगा, ना कि आप जैसे मन वैसे करके चले आइएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको नंबर काट लेगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है आगे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब्दुल फजल खान एक खाना, ये प्रथम हो गया। दूसरा है हकीम हुकाम, क्या है, हकीम हुकाम। दूसरा में जो है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आप जो है अब चौथे पॉइंट में क्या है, अब्दुल फजल, जो कि सबसे बड़ा किरदार उन्हीं के द्वारा है, बहुत बड़ा किरदार कहा जाए तो। इसके बाद फैजी है, तानसेन है, अब उसके बाद राजा मानसिंह है, राजा टोडरमल और बीरबल भी जो है उनका बहुत ही ज्यादा मानते थे। अकबर और बीरबल की आपने कहानी सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, सुना है ना, बहुत बार, जिसमें जो है बीरबल बहुत ही चालाक रहता है और अकबर थोड़ा सा बुद्धू जैसा काम करता रहता है, सुने है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए कहते बीरबल तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, तो कहते महाराज मेरे तरफ से ये सोल्यूशन है कि सभी के सभी बच्चे को अभी टॉपर बनने के लिए या 400 450 नंबर लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये बीरबल का हुकूमत है, प्लीज आप भी बात मानिए, बीरबल कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 नंबर में क्या है कि अल बरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। देखिए भारत में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें, केरल को छोड़कर प्यारे बच्चों, केरल को छोड़कर, ठीक है, जैसे बिहार ले लीजिए प्यारे बच्चों, बिहार में हो गया, और भी अगर आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर क्या है, महिलाओं की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। क्या है, ठीक नहीं है प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो क्या है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। कारण क्या है, हमारे नेता है, क्या है, हमारे नेता है, हमारे नेता ही क्या किए हैं, महिलाओं को इतना ध्वस्त कर दिए हुए हैं कि मत पूछिए। और ऐसा ऐसा इसका बयान जब बता रहता है कि सुन के आप आश्चर्य पड़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, ये लोभित पंडित जो काम किए हैं, जैसे आपको 11th 12th में, जैसे आप 12th में पास कीजिएगा 25,000 मिलेगा, बीए कीजिएगा तो 50,000 मिलेगा। इससे क्या हुआ है, थोड़ा हमारा लड़की सब जो है पढ़ने की संभावना थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है। ये भी ठीक है, सरकार का देन है, बहुत अच्छी बात है, राइट। चलिए देखते हैं उत्तर, इसके बाद बात करेंगे आगे। तो अलबरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें। उत्तर में लिखना है कि अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। क्या था प्यारे बच्चों, अलबरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, क्या है, आया हुआ था। कहाँ आया था, भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था, मतलब ये भारत के नहीं थे, कहाँ के थे, विदेश के थे। कहाँ के थे प्यारे बच्चों, विदेश के थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार,
कि किताब उल हिंद में किसके बारे में वर्णन है, तो अल-बरूनी के बारे में। किसके? अल-बरूनी के। और रेहला जो है प्यारे बच्चों, रेहला इसमें जो इब्न बतूता, कौन है? इब्न बतूता। खैर ये आप याद रखिएगा। किताब उल हिंद में महिलाओं की स्थिति का वर्णन है। किसके बारे में? महिलाओं की स्थिति का वर्णन है। तथा बताया है कि बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह मतलब क्या? 18 साल हो गया, 15 साल एज हो गया, 12 साल की एज में हो गया, क्या होता था? शादी हो जाता था। जैसे महात्मा गांधी के भी देख लीजिए, कितना साल में शादी होगा? बहुत कम एज में क्या हुआ? 15 या ऐसा ही कुछ एज में उनका शादी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बाल विवाह हो गया। सती प्रथा, जैसे सती प्रथा सबसे बड़ा कठिन प्रथा है। जैसे पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था। ये इतना खराब प्रथा था प्यारे बच्चों कि आप सोच नहीं सकते थे। अगर किसी का पति है ना, मर गया, क्या हुआ? मर गया, तो उसके साथ उसे भी मार के दफना दिया जाता था। राइट? ये सबसे बेकार प्रथा मानते थे। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। बहुपत्नी मतलब कि जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच पत्नी रखते थे। जैसे अकबर के पास बहुत पत्नी थी। या कोई सर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए था जो रियलिटी है वो बता रहे प्यारे बच्चों। ठीक है। देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित है। मतलब कि देवदासी नहीं होता कि दासी बना के रखती है वो, इधर से बेना डला रहा है, इधर से डला रहा है। बोले महारानी क्या चाहिए बोलो, तो कहते महाराज ये दे दीजिए, सोना दे दीजिए, फला दे दीजिए। ये इस तरह से वेश्यावृत्ति सबसे खराब होता है, आप सब समझते हैं, प्रचलित है। इसके इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी प्यारे बच्चों। खैर आज के समय कोई कोई पुरुष अगर सोच ले कि दो पत्नी रख ले, उसका हालत बिगड़ जाएगा। अब अरमान मलिक काबू नहीं, आप दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, कोई कोई रख पाता है, लेकिन दो पत्नी रखने के लिए आप क्या चाहिए? पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि आज के समय में इतना नहीं है। एक बीवी से काबू नहीं हो पाता है, और दूसरा रखेगा तो क्या होगा? उसे छक्का छुड़ा देगा बढ़िया से। राइट? चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में, कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था प्यारे बच्चों? देखिएगा उत्तर में आपको क्या कहा जा रहा है, कि फ्रांसीसी बुकानन 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी चिकित्सक था। क्या था प्यारे बच्चों? कि फ्रांसीसी बुकानन जो देख रहे हैं, 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला एक क्या था? चिकित्सक था। क्या था? डॉक्टर के तरह नहीं होता है, ये था। उन्होंने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान अलीपुर में एक चिड़ियाघर की स्थापना किया। क्या किया? कलकत्ता प्रवास मतलब कलकत्ता में रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? अलीपुर में एक चिड़ियाघर की स्थापना किया। उन्होंने बंगाल सरकार के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भूमि का सर्वेक्षण किया, तथा 1815 में बीमारी के कारण क्या हुआ? अपने स्वदेश लौट गए। कौन? फ्रांसीसी बुकानन। ने कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांसीसी बुकानन जो है वो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जब उनकी तबीयत खराब हो गई 1815 में, क्या हुआ? फिर वो अपने दोस्त मतलब कि अपने देश में लौट गए। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी बुकानन भी क्या है, उन्होंने भी अच्छा खासा कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या करा कि साथ है। देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया, क्या कंजूसी का भी एक हद होना चाहिए प्यारे बच्चों। प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आप सब लाइक नहीं करते, बहुत गंदी बात है। तो एक छोटा सा आप सबसे इतना उम्मीद नहीं रहता कि आप लाइक नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लाइक कर देते हैं पहले ही। तो उम्मीद है कि आप भी अभी जो है लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज अभी जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। सातवाहन कौन थे? तो उत्तर में आपको लिखना है कि सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। क्या था प्यारे बच्चों? सातवाहन जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश का समय 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। क्या थी? 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी। कहाँ थी प्यारे बच्चों? इसकी जो राजधानी है प्रतिष्ठान में थी, जो अभी महाराष्ट्र में है। जो कहाँ है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में है। यह मृत सत्तात्मक वंश था, मतलब कि माता के नाम से एक तरह से कह सकते हैं ये था। ठीक है। इस वंश के शासकों ने अपने आप अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ता था, इसीलिए इसे सातवाहन कहते हैं। जैसे किसी माँ का नाम हो गया, कोई भी नाम सीता रहता है, तो सीता के बाद या रहता है रानी रहता है, जो आपको नाम लगे, और उसके पुत्र होगा या पुत्री होगा उसके नाम आगे लगा देता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। ये खैर ये भी प्रश्न आपके लिए MVVI है। क्या है? MVVI प्रश्न ये वाला है। माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन योजना क्या है प्यारे बच्चों? तो उत्तर में लिखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 24 मार्च 1947 को वायसराय बनाकर आए थे। मतलब कि जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है प्यारे बच्चों कब आए थे? तो 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर भारत आए थे, तथा भारतीय समस्या को समाधान व भारत की सत्ता को भारतीय के हाथों में सौंपने के लिए 3 जून 1947 को एक योजना पेश किया। मतलब कहा जा रहा है प्यारे बच्चों
कि आपने देखा होगा माउंटबेटन योजना, जिसके अनुसार कहा गया है कि आपको जो है सत्ता सौंप दिया जाता है, आप जो है शासन कौन करेगा। तो ये जो है 3 जून 1947 को क्या किया गया, ये सत्ता सौंप दिया कि आप जो ये कौन शासन करेगा। ठीक है, किसने सौंपा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारत को विभाजन तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 14 को ही ना पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी, मतलब वो अपने अलग हो गया था। तो इसे माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और इसी योजना के तहत क्या हुआ था, भारत भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको छोटा सा नहीं बड़ा सा पॉइंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में दोनों में से कहीं ना कहीं ये जरूर आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो जरूर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये लास्ट प्रश्न है, जो कि अशोक से तो खैर 100% ज्यादा खासकर आएगा तो आएगा, चाहे किसी तरह से प्रश्न पूछे, लेकिन आएगा तो आएगा अशोक से। तो आपको लिखना है अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि क्या करते थे अशोक जो है प्यारे बच्चों, अशोक आपको याद होना चाहिए, अशोक जो है क्या करता है, बहुत ही मारपीट करने में बहुत ही क्रूर रहता है। 261 के बाद वो बदल जाते हैं, क्योंकि वो कलिंग युद्ध में विजय होने के बाद भी समझते हैं कि क्या है, हम हारे हुए हैं, जिसके कारण कुछ और था। उन्होंने क्या किया, शस्त्र को त्याग दिया, मतलब कि तलवार को क्या किया, उन्होंने त्याग दिया। उत्तर में देखिए क्या करा कि अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इतिहास में अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध हुआ। मतलब धर्म के लिए जितना, मतलब मारपीट करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ, और जितना नहीं हो पाया प्यारे बच्चों, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार करने में जितना समय लगा दिया, उसके कारण और ज्यादा प्रसिद्धियां उनको मिल गई। वास्तव में अशोक का धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म नहीं था। बिल्कुल प्यारे बच्चों, किसी एक धर्म पे रियल में नहीं रहना चाहिए, सब धर्म को मानिए, चाहे उसमें बुराइयां हो तब और अच्छाइयां हो तब, उन सभी धर्म को आप मानिए, और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निचोड़ कर रखिए, ना कि आप अपने धर्म को लेके चलते, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि यह सभी धर्मों की एक अच्छी बातों का निचोड़ रखता था, मतलब कि वैष्णव हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जो भी धर्म हो गया, उन सभी धर्मों में से जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे, उन धर्मों को क्या करते थे, अपनी अच्छी बातों को निचोड़ रखते थे, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें अभिलेख से मिलती है। अशोक के धर्म इस प्रकार है। सबसे पहले जो है उनके द्वारा कुछ बोला गया शब्द है कि प्राणियों की हत्या न करना, जैसे मुर्गी हो गया, गाय हो गया, भैंसी हो गया, आप देख सकते हैं, देखते होंगे मार देता है, बाप रे बहुत बेकार लगता है कभी कभी। अब बड़ा बड़ा जानवर को मार देते हैं, बकरी हो गया, ठीक है, आप खाने योग्य, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्राणियों की हत्या न करना उनके द्वारा कहना है, बट देखते हैं क्या होता है। माता पिता की सेवा करना, ये तो मेरे लिए नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चलता है। क्या है, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर, जैसे मोए मोए ट्रेंडिंग पे चलता है, तो उसी तरह से माता पिता की सेवा करना क्या है, ट्रेंडिंग 1 पे है। बुजुर्गों की सेवा करना, इज्जत करना, ये जरूरी भी है, बहुत अच्छी बात बोले हैं। गुरुजनों की इज्जत करना, जिससे कभी सीख लिए प्यारे बच्चों, उस गुरु के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो सीखा हुआ रहता है ना, जो आपको कभी काम नहीं आएगा, नेवर नेवर डोंट यूज। ठीक है, तो कम खर्चा करना, मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि आप जो जितना कमाते हैं, जैसे 1000 रुपया कमाते हैं, तो आप क्या कीजिए, 200 रुपया या 500 रुपया खर्चा कीजिए, ना कि आप 1000 के 1200 रुपया खर्चा कर दे। इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। तो कम खर्च करने का कहना है। मित्रों, परिचितों एवं दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कब आपको क्या हो जाए, वो आपके दोस्त ही देख सकते हैं ज्यादा खासकर। ठीक है, ये टोटल जो मेरे द्वारा है प्यारे बच्चों, आपको 10 प्रश्न पढ़ाया गया है। उम्मीद है कि आपको कैसा लगा होगा। अब जो है सेट 3 लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लाइव हो, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी लाइव भी हो, तो एक बार कमेंट करके बताइए, सर सब्जेक्टिव भी लाइव है, लाइए ना, मजा आता है सब्जेक्टिव लाइव में। प्लीज आप अगर कमेंट करेंगे तो जरूर, एक छोटा सा आपका एक कर्तव्य है, लाइक कर देना, और वीडियो को क्या कीजिए, एक बार जम के शेयर कर दीजिए। आप सेट 3 लाते हैं और अपने सेट 1 नहीं देखे हैं, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, भी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।